अब ये आ गया है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। ये यहाँ पे हेडलाइन गलत लिखी है, तो ये जो यहाँ पे नाम है इसमें करेक्शन करो। ये है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। छोटे से कर लेते हैं। ये नाम है यहाँ पे सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। विद कोएगुलेशन। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, हो सके तुम लोगों को ना दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को समझो। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एफिशिएंसी जो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक की होती है वो काफी कम होती है। ठीक, कब होती है कम? जब पार्टिकल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं पानी के अंदर वो बहुत ही फाइन होते हैं, तब उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि फाइन पार्टिकल सेटल डाउन होते नहीं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसमें डालते हैं एक एडेड चीज। ठीक, एक एड डालते हैं एक तरीके से, ये समझ लो, और वो होता है कोएगुलेंट। ये जो कोएगुलेंट को हम डालते हैं, ये कोएगुलेंट क्या करता है, फ्लोक्स बना देता है, और ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये सारे के सारे चिपक जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है। फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल एग्रीगेट इज एसेंशियल, एग्रीगेशन इज एसेंशियल। एग्रीगेशन का मतलब क्या है? वही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा होना पड़ता है, एग्रीगेशन होना पड़ता है उनका। ये इसका मतलब है यहाँ पे। बाकी देखो इसमें अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल रिक्वायर्स पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन टू परमिट अटैचमेंट व्हेन कांटेक्ट अकर्स। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको हमें समझना है। अब यहाँ पे आ गई है टेक्निकल टर्म। टेक्निकल चीज है ये। कैसे टेक्निकल है? देखो, एग्रीगेशन यानी कि इकट्ठा होना पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स को इकट्ठा होना है, एक साथ बनना है, ऐसे इकट्ठा होना है, तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। अब ये पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, पार्टिकल जो होता है हमारा, मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, एक चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, और ये चार्ज क्या कर रहा होगा कि दूसरे किसी पार्टिकल को अपने नजदीक नहीं आने दे रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा इसको ये। ठीक है, रिपेल कर रहा होगा दूसरे पार्टिकल को। अब होता क्या है कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे हमारा है ये स्टेबल स्टेट में है। स्टेबल स्टेट में क्योंकि इसके ऊपर इतना चार्ज है, तो ये स्टेबल स्टेट में है। हम क्या करते हैं कि हम ये जो इसका स्टेबलाइजेशन है इसको हम कम कर देते हैं। कम करते हैं यानी कि जो चार्ज होता है यहाँ पे ये कम होता चला जाता है। इस चार्ज की जो थिकनेस होती है, मान लो कुछ थिकनेस है इस चार्ज की, मान लो इस चार्ज की कुछ थिकनेस है, इसको यहाँ पे लिख लो थिकनेस ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज की थिकनेस है इसको हम कम कर देते हैं। पार्टिकल को हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेबलाइज करते चले जाते हैं। अब डिस्टेबलाइज करते चले जाते हैं तो फिर दूसरा जो पार्टिकल होता है वो यहाँ पे फिर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब रिपेल बेसिकली कम होता चला जाता है वो। तो इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आई गेस ये चीज सभी को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने जो चीज तुम लोगों को बताई है कि एग्रीगेशन कोलोइडल पार्टिकल्स का क्या रिक्वायर करता है, पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन। यहाँ से एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, और ये वाला जो है ये उसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये वाला दूसरा पॉइंट है, एग्लोमेरेशन ऑफ डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स। बात वही हो जाती है, जो ऊपर लिखा है वही मतलब नीचे भी रहता है। ठीक है, ये साइजेस के बारे में तुम लोग अच्छे से भली भांति वाकिफ हो, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे नीचे आ जाता है कि कोएगुलेशन इज डिफाइंड एज। कोएगुलेशन होता क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, कोएगुलेशन इज एडिशन ऑफ अ केमिकल। केमिकल को ऐड करने को हम कोएगुलेशन कहते हैं। किस में ऐड करते हैं केमिकल को? एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसमें ऐड करते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब जिसमें कई तरह के डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होंगे, एक कोलोइड जैसा हो जाएगा। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम कोएगुलेशन करते हैं तो इसको कोएगुलेंट को ऐड करते हैं, तो वो रिजल्ट करता है कि इसमें पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन में, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, बाय रिडक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को रिड्यूस कर देता है, विच टेंड टू कीप पार्टिकल्स अपार्ट। उन फोर्सेस को वो कम कर देता है जिनकी वजह से पार्टिकल्स दूर थे, नजदीक नहीं आ रहे थे। जस्ट हमने जो भी पढ़ा था वो यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, द केमिकल एडेड इज कॉल्ड कोएगुलेंट। उस केमिकल को कहते हैं कोएगुलेंट। कोएगुलेशन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ सरफेस चार्ज। ये सब चीज हम अभी पढ़ चुके हैं, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेबल, सॉरी प्रेसिपिटेट मैंने बोल दिया, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेबल कॉम्प्लेक्स हाइड्रस ऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे कह रहा है कि कोगुलेशन जो होता है वो
सरफेस चार्ज को कम कर देता है, ये लिखा है रिडक्शन ऑफ सरफेस चार्ज, और फॉर्म करता है एक प्रेसिपिटेट, ठीक है, एक प्रेसिपिटेबल कॉम्प्लेक्स। वो कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, हाइड्रस ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है? ये चीज यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट देखो अभी इसमें, the process involves the agitated addition of coagulants and the forming of either flocculent suspension of components। देखो जो चीज हम पढ़ चुके हैं ना, यही यहाँ पे बार बार रिपीट होती है, तो इसको तुम लोग पढ़ लेना आराम से। अब यहाँ पे मैं बाकी की चीजें तुम्हें बताता हूँ। क्वांटिटी जो होती है कोएगुलेंट की, ये डिटरमाइन की जाती है जार टेस्ट से। इसको याद रखना कि कोएगुलेंट कितना डालना है, इसको हम जार टेस्ट से पता करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन है, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। मेंस का जब तुम एग्जाम दोगे तो उसमें एज अ शॉर्ट नोट से ये पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहला होता है आयनिक लेयर कंप्रेशन, ये जो है ये है आयनिक लेयर कंप्रेशन। ऐसे ही एक आता है यहाँ पे स्वीप कोएगुलेशन। तो अब इसको समझो आयनिक लेयर कंप्रेशन को। यहाँ पे क्या होता है कि जो आयंस तुम्हारे होते हैं, quantity of ions in water surrounding a colloid has an impact on reducing the repulsive forces। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो तुम्हारा आयंस होते हैं, जितनी भी इनकी क्वांटिटी होती है जो तुम्हारे वाटर में है, ठीक है, और वो वाटर में है किसके चारों तरफ है, वो एक कोलॉइड पार्टिकल के चारों तरफ है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल है तुम्हारा, इस पार्टिकल के चारों तरफ है। तो ये क्या असर डालते हैं, ये जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, ये जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग द रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक, ये चीज कह रहा है वो। अ हाई आयन कंसंट्रेशन कंप्रेसेस द लेयर। जो हाई आयन की कंसंट्रेशन होती है वो क्या करता है, लेयर, ये जो लेयर बाहर आपके चारों तरफ यहाँ पे बन रही थी जिसके बारे में बता रहा था, ये एक लेयर बनी हुई है, इनको वो क्या कर देता है, कम कर देता है, कम, है ना, इनको क्या कर देता है, वो कम कर देता है। देखो जो मैंने बताया था कैसे कम कर देता है, बेसिकली इसकी थिकनेस को वो कम कर देता है, ठीक, कम करता है तो फिर यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पे उन्होंने थोड़ा समझाया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक ये रहा यहाँ पे, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद होगा तो के जो तुम्हारा मास होता है M1 M2 अपॉन में R², तो रेसिप्रोकल होता है ना, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके R² के। तो ये चीज यहाँ पे है, उसी तरीके से ये चीज यहाँ पे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वंडरवॉल फोर्स जो कि अट्रैक्शन वाला होता है, वो डोमिनेट होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा भैया, नजदीक आएंगे पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, रिपल्शन वाला फोर्स उनको दूर भेजता है, वो कम होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे जो है समझाई जा रही है अभी। तो इसके थ्रू इस पहले पॉइंट में वही समझा रहे हैं कि जो आयंस आपके पास में प्रेजेंट होते हैं, कोलॉइड के चारों तरफ होते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं आपके रिपल्सिव फोर्सेस को, ठीक। जो मेनली किस चीज के बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज के बनते हैं। जो जो पार्टिकल के चारों तरफ होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है ये, और मैं सिंबल भी यहाँ पे ये बनाता है, ठीक, ये चीज है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इफ दिस लेयर इज सफिशिएंटली कंप्रेस्ड, अगर ये वाली लेयर जो चारों तरफ फॉर्म हो रही है चार्जेस की, ये सफिशिएंटली ठीक ठाक मात्रा में कंप्रेस हो जाती है, यानी कि इसको पतला कर देते हैं, ठीक है, तब जो अट्रैक्टिव फोर्स आपके होंगे, यानी कि वंडरवॉल फोर्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, और पार्टिकल जो होगा वो एग्रीगेट हो जाएगा, साइज उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्यों, आपस में वो सबके सब चिपकने शुरू हो जाएंगे और वो सेटल डाउन बाद में हो जाएगा। ये चीज हटा दो। तो यहाँ पे पहला तरीका ये था, ठीक है। कौन सा तरीका था पहला, सबसे पहला तरीका ये था हमारा आयनिक लेयर कंप्रेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आयनिक लेयर चारों तरफ बनी हुई है उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, वो कोएगुलेट जब हम डालते हैं वही इसका वो करता है। फिर यहाँ पे आता है एड्सॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो शुरू से लेके लास्ट तक ना, ये सारे के सारे मेथड्स एक दूसरे के जैसे ही हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर आयनिक लेयर कंप्रेशन, आयनिक लेयर कंप्रेशन, जो कॉन्सेप्ट इसका है चार्ज को कम करने का, उसी तरीके से कुछ कुछ इसका भी है, एड्सॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ वैसे ही। अभी देखो यहाँ पे, तो सेकंड वाले में देखना है नेचर ऑफ आयंस इज इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ आयंस। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे है इस मेथड के लिए वो ये है, जो आयंस आपके हैं वो किस नेचर के हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि कितनी क्वांटिटी उनकी प्रेजेंट है, ठीक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है
कि एलम जो है हमारा, उसको हमने पानी में ऐड किया, ठीक है। उसको हम जब पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो दो तरह के आयंस बना लेता है। कौन से आयंस बना लेता है? Al3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस, ये दो आयंस बना लेता है। बिकॉज तुम्हारे एलम के अंदर ये यही चीज प्रेजेंट होती है। देखो फॉर्मूला यही है, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O। एलम के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O, एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं एलम के। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, मेन फॉर्मूला जिससे कैलकुलेशंस हो रही हैं, वो ये वाला है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2। ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, टू बी स्टडीड इन एनवायरमेंट इंजीनियर, ये वाला हमें फॉर्मूला है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम एलम को पानी में मिलाते हैं तो वो दो तरह के हमें आयंस देता है, एक होता है Al3SO4, एक होता है SO4 2 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है, द SO4 2 नेगेटिव, जो हमारा SO4 2 नेगेटिव है वो इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है, या तो वो इसी फॉर्म में रहेगा या फिर वो क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा किससे, जो हमारे दूसरे कटायंस होंगे उनसे। दूसरे कटायंस जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनसे क्या कर जाएगा, वो उनसे कंबाइन कर जाएगा, ठीक। और हमारा जो Al3 पॉजिटिव होता है वो रिएक्ट करता है इमिडिएटली वाटर के साथ। जैसे ही वो इमिडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो बना देता है एक कंपाउंड बना देता है, वो होता है हमारे पास में क्या, AlOH2 पॉजिटिव या फिर AlOH3, AlOH2, ये सब चीजें वो बना देता है। और इनको हम कहते हैं एक्वा मेटेलिक आयन। इसको हम कहते हैं एक्वा मेटेलिक आयन। ये जो यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, जैसे ये ये सब एक्वा मेटेलिक, ठीक है, ये चीज है। तो इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमारा SO4 2 नेगेटिव है वो या तो पानी में ऐसे ही रहेगा या फिर वो कंबाइन कर जाता है किसके साथ, Na पॉजिटिव या फिर Mg2 पॉजिटिव के साथ। और जो हमारा Al3 पॉजिटिव होता है वो इमिडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्वा मेटेलिक एक आयन बना लेता है। वो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उसके, ठीक। ये चीजें यहाँ पे होती है। अब दूसरा सुनो आगे, एक्वा मेटेलिक आयन बना जो AlOH होल थ्राइस यहाँ पे बना है, अब यही है वो प्रेसिपिटेट जिसके बारे में हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। कहाँ पे डिस्कस किया था, अभी एक सेकंड में तुम लोगों को बस यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे ही उसका नाम आया था, हाइड्रक्स करके नाम आया था, रुक जाओ, रहा है एक सेकंड ना, ये देखो कॉम्प्लेक्स हाइड्रस ऑक्साइड्स, ठीक। कोएगुलेशन से ही तो हो रहा है, तो यही चीज हम यहाँ पे आगे पढ़ रहे हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रस ऑक्साइड हमारे कौन से, अभी यहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम, ठीक। अब आगे देखो, ये जो कटायंस हमारे हैं, दिस कटायंस सराउंड्स द क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज, ठीक। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा होगा, कटायंस उसके चारों तरफ होते हैं। एज दे हैव एफिनिटी फॉर सरफेस, दे आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, ठीक। वो सरफेस पे क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है। एफिनिटी होने का मतलब क्या है कि भैया एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सरफेस पे ही क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, कि सरफेस पे वो चिपक जाते हैं। ये चीज यहाँ तक मैंने अभी तक बता दी है। आगे क्या करा है, देयर बाय न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस चार्ज, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज होता है वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। वंस द चार्ज इज न्यूट्रलाइज, जैसे चार्ज सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, फ्री कॉन्टेक्ट कैन अकर, फ्री कॉन्टेक्ट हमारा होना शुरू हो जाता है। दस इंक्रीजेज सेटलिंग, दस सॉरी, दस साइज इंक्रीजेज, तो हमारा साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। और सेटलिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ इतना मैंने कहा। उसके बाद आगे देखो, ओवरडोजिंग में लीड टू नेट पॉजिटिव चार्ज। ओवरडोज अगर हम कर देंगे तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। और नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो फिर हमें फिर से इसी तरीके से ये दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक। ये चीज है, ये वाला मेथड भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास में आता है, इसको तो छोड़ दो, जार टेस्ट के बारे में मैंने तुम लोगों को भी बताया था। जार टेस्ट के बारे में बस ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट। जार टेस्ट सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, उतना याद रखना, और डिटेल में यहाँ पे जाने की हमारे लिए जरूरत नहीं है। स्वीप कोएगुलेशन, इसके बारे में अब समझो। स्वीप कोएगुलेशन होता क्या, देखो नाम जैसा है काम वैसा ही है। स्वीप, स्वीपिंग करना। स्वीपिंग एक तरीके से क्या होता है भैया, ये तो झाड़ू लगाने जैसा काम हो गया, या फिर मोपिंग करने जैसा काम होगा। स्वीप कर देना एक साथ ही, सारा का सारा सफाया कर देना। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से होता है। कैसे, वो देखो। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा जो AlOH होल थ्राइस बन चुका है, जो जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था ना, AlOH होल थ्राइस बना है, तो ये क्या होता है, ये तो प्रेसिपिटेट है।
तो ये बन जाता है। अब ये क्या करता है, ये होता किस तरह का, पहले ये समझो। ये अमोर्फस होता है, इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती है, स्टिकी होता है, इसको हम कहते हैं जिलेटिनस, ठीक। तो ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी जो तुम्हारी ऊपर सरफेस होती है ना, इसको फॉर्म कर लेता है, मतलब पूरी सरफेस पे ऐसे आ जाता है। फिर ये जो है ऐसे नीचे की तरफ ये बैठना शुरू हो जाता है, सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी से ज्यादा तो हैवी होता है ना, तो ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके बीच में, इसके रास्ते में जब ये सेटल डाउन हो रहा होता है, तो जितने भी पार्टिकल्स आते हैं वो सब के सब सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है, कोलॉइड्स मे गेट entrapped इन द फ्लक्स एज इट सेटल डाउन, ठीक। ये चीज है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग, इसको सिर्फ तुम लोग नाम याद रखना, और क्या इसमें होता है वो याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो 4 तरीके होते हैं, वो मैंने तुम लोगों को बता दिए, नॉट इम्पोर्टेंट मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। चलो, अब कॉमनली यूज जो हमारे कोएगुलेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो है एलम, एक कॉपरस है, एक क्लोरीनेटेड कॉपरस है, एक सोडियम एल्यूमिनेट है, एक लाइम है। ये 5 जो होते हैं हमारे कॉमन कोएगुलेंट्स होते हैं। इन कोएगुलेंट्स के बारे में हम लोगों को समझना है, कुछ कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो थोड़े से भी हमें वो भी देखने हैं। ये जो चीजें हैं, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में मेंस के एग्जाम में आ सकती हैं, मेंस के एग्जाम में आ सकती हैं, ये याद रखना। प्री में भी छोटी मोटी चीज यहाँ से जो है पूछी जा सकती है। तो अभी देखो, सबसे पहले एलएम के लिए देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Al2SO4 होल थ्राइस, ये 3 है यहाँ पे, डॉट 18H2O। तो ये कह रहा है रिएक्ट करता है किससे, बाइकार्बोनेट अल्कनिटी से। किस लिए रिएक्ट करता है, क्या बनाता है रिएक्ट करके, एक जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बना देता है उस, या फिर उसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। एलएम रिएक्ट करता है बाइकार्बोनेट से, क्या बनाता है हमारा यहाँ पे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो केमिकल रिएक्शन है, तुम लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो। शॉर्ट नोट से जब पूछेगा, मैं तुम लोग को नंबर लेने का एक तरीका बताता हूँ, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लेने का। तुम कोई शॉर्ट नोट लिख रहे हो एनवायरमेंट का, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन जरूर लिख दो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स भी मिलता है। जैसे ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन लिखो और तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो Al2SO4 डॉट सॉरी होल थ्राइस डॉट 18H2O, ये किससे रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तुम्हारी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से वो रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम सल्फेट बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, CO2 बना, ठीक, और H2O यहाँ पे बन गया। ये चीजें हैं। आगे देखो CSO4, ये जो यहाँ पे आ चुका है, इसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस हो जाती है, परमानेंट हार्डनेस हो जाती है इसकी वजह से। लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत और हो जाती है, ये जो वाटर होता है यहाँ पे, थोड़ा सा कोरोसिव होता है, वाटर बिकम्स कोरोसिव। इसकी वजह से वाटर कैसा हो जाता है, कोरोसिव भी हो जाता है, इसको भी याद रखना है। चलो अभी देखो नेक्स्ट, एलएम रिक्वायर्स अल्केनिटी इन वाटर, नॉर्मल डोज इज, यहाँ पे ये नॉर्मल डोज है, ये डोज जो है ये याद रखनी है, यही हमारे प्री में आता है। तो एलएम के लिए हमें क्या चाहिए होती है, अल्केनिटी हमारी चाहिए होती है वाटर में। दूसरा इसके लिए जो नॉर्मल डोज है वो होता है 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। अफेक्टिव रेंज जो होती है पीएच की, वो होती है 6.5 to 8.5, ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव रेंज जो होती है एलएम की काम करने की, पीएच रेंज जो है वो है 6.5 to 8.5। नेक्स्ट, एलएम जो होता है वो बहुत सस्ता होता है, फ्लोक जो होते हैं स्टेबल होते हैं इसके। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि जो आपका नीचे स्लज जोन हो चुका है इकट्ठा, जो नीचे यहाँ पे स्लज बन चुका है, एलएम की वजह से बना हुआ ये जो स्लज होता है, इस स्लज को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। स्लज इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। या यहाँ पे नाम कर सकते हो तुम एलम स्लज, या फिर स्लज फॉर्म ड्यू टू द एलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लज बनता है तुम्हारा, वो बहुत मुश्किल से रिमूव होता है, वही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो एलम का है वो रिएक्ट करता है किससे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्केलिटी से, और बनाता है क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेसिपिटेट बनाता है। इस चीज को याद रखना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ग्राम इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एलम जो होता है उसका एक बेनिफिट और है कि एलम हमारा कलर इंप्रूव करता है, टेस्ट एंड ऑर्डर वो भी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये एक चीज का पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ये रिएक्शन के बारे में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है,
Al2SO4.18H2O, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है एलम का मॉलिक्यूलर वेट, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलम, ये मॉलिक्यूलर वेट है ऑफ एलम, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूलर वेट है तुम्हारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, स्लज है ना हमारा, ये हमारा स्लज है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, तो यहाँ मुझे ये पता चल रहा है कि एक मोल जो मेरा एलम है वो मुझे क्या दे रहा है, कितना स्लज दे रहा है, एक मोल स्लज दे रहा है, सीधी सी बात है, एक मोल, खुद देखो ना, ये क्या है, ये 1 मोल है ना एलम, ये मुझे 1 मोल क्या दे रहा है, स्लज दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है, एक मोल यानी कि 666 ग्राम मुझे क्या दे रहा है, 156 ग्राम स्लज दे रहा है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे नीचे लिख ली है, ड्यू टू 666 ग्राम ऑफ एलम 156 स्लज इज ऑब्टेन्ड, ये यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे ये हुआ कि 1 ग्राम एलम की वजह से 0.234 ग्राम मुझे जो है स्लज मिला, स्लज इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एलम की वजह से कितना में स्लज मिलता है, ये काम आता है आगे। ठीक, तो यहां तक हमारा जो है क्लियर हो गया है।